काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं 69,000 की भर्ती पर। 69,000 की जो शिक्षक भर्ती है उत्तर प्रदेश में, जिसमें उठापटक काफ़ी दिनों से जारी है। कई मुकदमे इसमें 2018 से ही शुरू हो गए हैं और अभी उसमें जितने भी मुकदमे चल रहे हैं, एक दो का तो पटाक्षेप हुआ है, लेकिन ज़्यादातर पे अभी बातें चल ही रही हैं। हालांकि इस पे बहुत लोग वीडियो बना रहे हैं, बहुत लोग तमाम प्रकार की चर्चा कर रहे हैं। व्हाट्सएप पर जितने ग्रुप बने हुए हैं, एक एक हजार लोग लगभग उस पर जुड़े हुए हैं और लंबे लंबे मैसेज करके आपस में चर्चा परिचर्चा किया करते हैं। तो उन ग्रुपों से मैं भी जुड़ा हुआ हूं, तो मुझे लगा कि एक थोड़ा सा इस पे कुछ एक विशेष वीडियो बना करके कुछ विशेष चर्चा की जाए, जिससे थोड़ी सी दिमाग में एक स्पष्टता आ सके और थोड़ी सी एक क्लियरिटी बन सके कि जो 23 सितंबर को सुनवाई होने वाली है उसमें क्या होगा, या उसमें जो कुछ होगा उसके बाद भी कोई मामला बचा हुआ है। तो इन सब बातों को लेकर के आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस वीडियो का ही शीर्षक है 69,000 में अभी कितने संकट। मतलब ये है कि इसमें एक थोड़ा सा मुआयना कर लिया जाए यहाँ पे कि संकट कितने इसमें दिख रहे हैं। क्या हाल फिलहाल में कुछ मामले जो लगे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, पेंडेंसी में हैं, जिन पे सुनवाई होनी है, क्या वो समाप्त होने के बाद ये सारे मामले खत्म हो जाएंगे या फिर इसमें कुछ मामले अभी बचे रहेंगे। तो आइए हम लोग सीधे जो है कुछ मामलों को समझ लेते हैं। थोड़ा सा इसके ड्रॉबैक में हम लोग जाते हैं, इतिहास में थोड़ा सा हम लोग जाते हैं। जो लोग अभी वीडियो देख रहे हैं, जो लोग इस वीडियो को पहले देख रहे हैं, हमारे कुछ वीडियो इस बारे में पहले पढ़ चुके हैं। जिन्होंने उसको नहीं देखा है वो जाकर के देख लें, और जो लोग आज जुड़ रहे हैं, अभी जुड़ रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा है कि एक मिनट से 2 मिनट में थोड़ा सा इसका इतिहास हम लोग समझ लेंगे। और कमेंट में जो इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था उसमें हमने देखा था कुछ लोग कमेंट करते हैं, आधी अधूरी जानकारी के साथ कमेंट करते हैं, बिना पूरा वीडियो देखे कमेंट करते हैं। इससे आपसे निवेदन है आप लोगों से, पूरा वीडियो आप देख लीजिए, जो भी कमेंट हो तर्क के साथ, स्पष्टता के साथ आप उसमें लिखें, उसका जवाब दिया जाएगा। अगर लगता है कि उस कमेंट में आपका तर्क सही है तो निश्चित तौर पे अपनी गलती या अपनी कमी स्वीकार की जाएगी। क्योंकि जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं, एक कमेंट मैं पढ़ रहा था अपने पूर्व के वीडियो में, उसमें यही लिखा था कि जो भी आप तर्क कर रहे हैं सब बिना तर्क की बातें हैं, निश्चित तौर पे हो सकती हैं। तो मेरा जवाब उनके लिए या सबके लिए यही है कि तर्क तो सिंगल बेंच में नहीं माने गए, जो भी वकील साहबान ने तर्क दिए, यहाँ तक कि तर्क नहीं माने गए जो माननीय न्यायालय के द्वारा, जो माननीय जज साहब के द्वारा जो तर्क दिया गया, जो डिसीजन आया, उसको किसी ने नहीं माना। अगर वो सही होता तो डबल बेंच में चैलेंज क्यों होता? डबल बेंच में चलिए चैलेंज होना अलग बात है, वो मॉडिफाई क्यों होता? चलिए कोई बात नहीं, डबल बेंच में भी चैलेंज हुआ, मॉडिफाई हुआ, क्या आया क्या नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट में क्यों गया? इसका मतलब जिसके भी अपने तर्क हैं, जरूरी नहीं है कि वो सार्वभौमिक रूप से सत्य हो और वो तर्क सबकी समझ में आए। समझदारी भी होनी चाहिए तर्क को समझने के लिए। इतनी जानकारी हो, समझदारी आती कहाँ से है? आपकी बौद्धिक क्षमता आती कहाँ से है? तर्क के माध्यम से। पूर्व के बारे में आपको अनुभव कितना है संबंधित प्रकरण में, व्यक्तिगत जीवन में, और उससे समकक्ष जो भी अन्य प्रकरण है समाज में हो रहे हैं, या चाहे भर्ती परीक्षाओं को लेकर के हो, चाहे या उसके समकक्ष जो भी अन्य मामले हो, यहाँ से समझदारी आती है। वहीं से आप कंपैरिजन करते हैं, वहीं से आप अपनी एक समझ विकसित करते हैं और एक कंक्लूजन पे आपका जो है निष्कर्ष आप निकाल पाते हैं वहां से। तो कहने का आशय ये है, ये उन व्यूअर्स के लिए है, उन अभ्यर्थियों के लिए है जो लोग इस तरीके का कुतर्क करते हैं, लिखते हैं। आप अगर तर्क वितर्क वाली बातें करते हैं, आपका स्वागत है। स्वागत उनका भी है जो लोग कुतर्क लिखते हैं, लेकिन जो तर्क वाली बात करते हैं, क्योंकि कमेंट में हम आपने अगर देखा हो तो हमने जवाब दिया है कि वहाँ पे जिन्होंने किया है वहाँ पे हमने गलती अपनी मानी है कि जहाँ कुछ हमसे त्रुटियां हो गई हैं। जैसे कि एक हमने कहा था रामचंद्र मौर्य वाले मामले में कि वहाँ पर 2 जजेस की थी, 2 जजेस हमने नहीं कहा था, हमने कहा था यहाँ 3 है, वो उनको क्रॉस कर सकते हैं, निश्चित तौर पर क्रॉस कर लेंगे। वहाँ पे 3 थे, तो हमने उसमें कहा कि हाँ, कहने का उद्देश्य मेरा ये था, आशय हमारा ये था। कुल मिला के मामला यही है कि आप कमेंट में सारी बातें जरूर लिखें जहां पे आपकी तर्कयुक्त बातें हो, और ये सब सारा सिस्टम बनाने का, वीडियो बनाने का उद्देश्य, इस पे चर्चा करने का उद्देश्य यही है कि थोड़ा सा मन थोड़ा सा हल्का हो जाता है जो आप चर्चा पर चर्चा करते हैं। क्योंकि जो लोग ईमानदारी से मेहनत करके इसमें नौकरी पाए हैं 69,000 की भर्ती में, अगर उनको लगता है कि कोई संकट है, वो बाहर हो सकते हैं, तो उनके लिए दुविधा है, वो लोग परेशान होंगे। निश्चित तौर पे उनको
इस पड़ाव पे 4 साल 5 साल नौकरी करने के बाद इस बढ़ती उम्र में उनको लगता है कि अब जीवन में क्या होगा, जहां एक स्थिरता आ चुकी है। ऐसे लोग जो फर्जी में नौकरी पा गए हैं, इधर उधर करके नौकरी पा गए हैं, जो लोग समझते हैं कि मैं इस लायक नहीं था फिर भी तुक्के से उनको नौकरी मिल गई है, उनको विशेष चिंता नहीं होगी। एक पक्ष ये है। दूसरा पक्ष ये है कि ऐसे लोग जिनको लगता है कि मैं इस पद पे होने लायक था, मेरा हक था, कुछ त्रुटियों की वजह से, कुछ लोगों के घोटाले की वजह से, कुछ लोगों की जो बायसनेस है उनके वजह से उनके साथ गलती हुई है, जो उन्होंने गलतियां की है उनके साथ अन्याय हुआ है, वो भी एक पक्ष है। उनको भी दुख होगा, जो भी भर्ती प्रक्रिया चलती है, जो भी ये सिस्टम लगातार चल रहा है, उनको अगर सारा मामला खत्म हो जाए तो उनको भी इस पद पे आसीन होने का मौका मिल जाए। तो जो लोग ईमानदारी से इसमें काम कर रहे थे, इस पद के लायक हैं, लायक थे, या जो लोग रह गए हैं, उनको जरूर इन सारी प्रक्रियाओं से दुख होता है। वो बने रहना चाहते हैं इस भर्ती को लेकर के, इस पे चर्चा चाहते हैं और इसमें क्या हो सकता है थोड़ी सी वो एक समझ अपनी क्लियर करना चाहते हैं। चूंकि मन उनका लगा रहता है तो ये सब सारी बातें होती हैं। और व्यक्तिगत जीवन में भी आपने अनुभव किया है कि अगर कोई समस्या आती है, कहीं कुछ होता है, तो लोग आपस में चर्चा परिचर्चा किया करते हैं, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। चूंकि मामला डिसाइडेड होना सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, लेकिन लोग आपस में चर्चा किया करते हैं, जिससे उनको एक थोड़ी सी तसल्ली मिलती है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा सीधे समझ लेते हैं मामला यहाँ। चूंकि 2018 में इसका विज्ञापन आया था, 60 में जो लोग नए हैं उनके लिए है। 69,000 शिक्षक भर्ती का 2019 में ATRE का एग्जाम हुआ। एक महोदय पूछ रहे थे ATRE का फुल फॉर्म क्या होता है, ये क्या है? तो असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम, ये एक पात्रता परीक्षा की तरह ही अभी तक माना गया है, इसको ही चैलेंज किया गया है। तो ये एक एग्जाम हुआ था, 60-65 का कट ऑफ लगा था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में डिसाइड कर दिया है। इसी बीच में BEd और BTC का विवाद हुआ। हालांकि वो विवाद 69,000 भर्ती से नहीं शुरू हुआ था, मामला दूसरे जगह से आया था, लेकिन मामला एक क्लेरिफिकेशन में, एक डर से इसमें भी इसको भी इंटरप्ट करना पड़ा। यहाँ के लोग भी, 69,000 भर्ती के लोग भी वहां गए हैं, सुप्रीम कोर्ट गए थे और वहां से अब मामला वो क्लेरिफाई हो चुका है। ये इतने मामले हैं जो सबकी संज्ञान में है। एक तरफ से जो लोग चयनित हैं, जो लोग इस पे एक नजर गड़ाए हुए हैं, उन सबके संज्ञान में ये सारे मामले हैं। लेकिन 2018 से 2024 तक जो भी 6 साल गुजरा है, उसमें भी कई मुकदमे चलते रहे, कई केसेस चलते रहे। बहुत सारे लोगों को उनकी जानकारी नहीं है। अब वो सारे मामले सिंगल बेंच, डबल बेंच से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं। तो हम लोग एक पूरी चर्चा करेंगे और इसी में देख लें कि 2020 में इनको नियुक्ति मिल गई। अब हम लोग ये चर्चा करेंगे, जैसा कि टाइटल में देखा हमने, कि कितने संकट हैं। तो एक समझ विकसित करने की हम लोग कोशिश करते हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, मेरा तर्क है, मैं उसी के आधार पर बात करूंगा। दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, जरूरी नहीं है कि सारी जानकारी सबको हो जाए। तो मेरे समझ से 4 मामले मुझे लगते हैं इस 69,000 भर्ती पे जो भी संकट है, जो लोग चयनित हैं उनके लिए, जिनका चयन नहीं हुआ है उनके सबके लिए। एक तो यह है कि 23 सितंबर 2024 को माननीय उच्चतम न्यायालय में एक आरक्षण को लेकर के, ATRE को लेकर के, ओवरलैपिंग को लेकर के ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट डबल बेंच से निस्तारित होकर के वहां गया हुआ है। 23 सितंबर को यह मामला होना है। क्या है क्या नहीं है, इसको ज्यादा समझने के लिए आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में उसका बहुत जिक्र करने का कोई खास मतलब नहीं है। दूसरा एक प्रकरण है EWS का। EWS का मतलब है कि जो आर्थिक रूप से गरीब हैं, पिछड़े हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, 10% उनको आरक्षण मिलना चाहिए। कुछ लोगों का दावा है कि इस भर्ती में भी मिलना चाहिए था, मिला नहीं है। सिंगल बेंच में मामला निस्तारित हो गया है। 17 सितंबर 2024 को डबल बेंच हाई कोर्ट में इसका मामला चल रहा है। आज 17 तारीख है। आज इसमें क्या कुछ होता है वो है, और इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो एक ये मामला है, ये भी प्रभावित करेगा। अगर सरकार मान लेती है, जो उसमें सेलेक्टेड कैंडिडेट है, मतलब जो हो सकते हैं, जो भी याची हैं, उनका पक्ष अगर सरकार मान लेती है, तो ये सारी बातें वहां पर हो सकती हैं। एक तो ये मामला है।
तो मामला बहुत आगे नहीं जाएगा। अगर मामला इसमें बढ़ता है तो हो सकता है ये सुप्रीम कोर्ट तक मामला जा सकता है। तो ये सारी सब समस्याएं इसमें आ सकती हैं। एक तो ये मसला है। दूसरा ये है कि इसमें अगर जो है सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचता है इसमें, तो इसमें क्या होगा, हो सकता है जो भी याची हैं उनके पक्ष में आए ना आए, लेकिन यह है कि भर्ती कुछ समय के लिए रुक सी जाती है। जो भी चयनित हैं, जो चयनित नहीं हैं, या जिनके पक्ष में हो सकता है ये फैसला आ जाए 23 सितंबर का, जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं, जो रिविजिट होने का इंतजार कर रहे हैं, उनके पक्ष में फैसला आने के बाद पता चलता है कि ये मामला वहां पहुंच गया है, तो फिर जाकर के एक पेंडेंसी हो जाती है। ये जो भी है, जो मैं कयास लगा रहा हूं, मेरे पास कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है कि ये पहुंचेगा ही। दो मामले ये हैं। तीसरा मामला ये है, एक अंक का एक विवाद का मामला है। सिंगल बेंच, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट, तीनों चरणों पे वो जाकर के पास हो चुका है। अब वापस उसने माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेशित किया है संबंधित विभाग को कि एक अंक का विवाद सुलझा करके संबंधित जो भी पक्षकार हैं उनको न्याय दिया जाए, उनका विज्ञापन निकाला जाए, उनसे आवेदन लिया जाए। आवेदन लिया गया है, फाइनल निस्तारित नहीं हो पाया है कि क्या उनका किया जाए, जो भी आवेदन लिया गया है। अब उसके निस्तारण में समस्या क्या है। अब इसके कंटेम्प्ट में भी लोग गए थे, जो आदेश है वो निस्तारित नहीं हो पाया था मामला। तो जो भी याची हैं, जो पक्षकार हैं, कंटेम्प्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट गए हैं, वहां पर सरकार ने क्या जवाब दाखिल किया है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। जवाब सरकार ने यह लगाया है कि इसी के आसपास, जैसे 23 सितंबर में जो मामला होना है, ओवरलैपिंग का, आरक्षण का, ये सब मामला वहां पर लंबित है। सूची रिविजिट होने का आदेश दिया गया है। सूची जब रिविजिट होगी तब कट ऑफ कितना होगा। अब इसमें जो भी एक नंबर वाले हैं जिनको लाभ मिल रहा है, तो अब उनका कट ऑफ क्या किया जाए। जैसे 6710 पहला एक कट ऑफ था, उसके बाद शायद 6640 था तीसरी सूची के बाद। तो अब कट ऑफ कौन सा निर्धारित किया जाए, किस पे उनका सिलेक्शन लिया जाए, 6640 पे, या सूची रिविजिट होने के बाद कितना कट ऑफ आएगा। ये सारे मामले लंबित हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। तो सरकार ने ये जवाब दाखिल कर दिया है कि वहां से ओवरलैपिंग का, आरक्षण का जो भी विवाद है वो जैसे ही समाप्त होगा, कट ऑफ निश्चित जैसे ही होगा, तो इनको न्याय दे दिया जाएगा। तो ये मामला है एक अंक के विवाद का। अगर सरकार लेटतीफी करती है, कुछ दिक्कत होती है, तो ये लोग फिर जाकर के कंटेम्प्ट में जा सकते हैं कि कैसे उनका सिस्टम बनाया जाए। तो ये कुल मिला के आप ये समझें इस बात को कि ये लोग जैसे पहुंचते हैं, तो खास करके चयनित जैसे ये लोग पहुंचते हैं, जितने भी मुकदमेबाज हैं, जितने भी पक्षकार हैं, ये अपना हक लेने के लिए वहां पर पहुंचते हैं, तो जो चयनित है तुरंत अपना वो शील्ड आगे कर देते हैं। उनको लगता है कि मेरे लिए समस्या आ खड़ी हुई है, समस्या नहीं भी आई है, तो अपना पक्ष रखने के लिए उनको कम से कम एक दो एडवोकेट वहां पे उपस्थित करना पड़ जाता है, उस पर एक संज्ञान बनाना पड़ जाता है। इसलिए एक मामला ये है। चयनित के अलावा इससे और किसी को कोई मामला नहीं है। तो ये तीन बेसिक मामले हैं जो मुकदमे चल रहे हैं। अब एक मामला ये होता है, चौथा मामला है जो बड़ा महत्वपूर्ण है, बीएड बीटीसी का। हालांकि बहुत दम इस बात में नहीं है, मेरा जो मानना है, लेकिन फिर भी परेशान करने के लिए, लोग अपना हक लेने के लिए, उन पे न्याय निर्णय होने तक सारे पक्षों को वहां पर उपस्थित रहना पड़ेगा। मामला ये है कि यदि सूची रिविजिट होती है, जो कि डबल बेंच का आदेश है, अब सुप्रीम कोर्ट गया है, वहां से जो भी निर्धारित होगा, लेकिन यदि सूची रिविजिट होती है तब उसमें यह कयास लगाया जा रहा है कि जो बीएड के लोग हैं उनको बाहर कर दिया जाएगा, जो कि असंभव है। लेकिन जो बीएड के लोग अंदर आएंगे रिविजिट होने पे, चाहे वो जिस कैटेगरी के हो, चाहे जिनके पक्ष में वो फैसला आए, चूंकि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनका दावा है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, आरक्षित वर्ग के लोगों का दावा है कि उनके साथ अन्याय हुआ है। अब जो कि सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, तो पूर्व में जो भी हुआ है अब उस पर कोई खास चर्चा करने का कोई फायदा नहीं है। कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि जो भी पूर्व के फैसले हैं, जो भी पूर्व की स्थितियां हैं, वो 100% सही हैं। अब उसके सही गलत होने का कोई खास मतलब यहाँ पर नहीं है। जो भी फैसला आएगा वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे आएगा। हो सकता है डबल बेंच का फैसला बहाल हो जाए,
हो सकता है उसमें मॉडिफाई कर दे, या सरकार ऐसी स्थिति लाए जिनके साथ भी अन्याय हो, जो भी नौकरी से बाहर हो, जो लोग अंदर हो, उनके लिए समायोजन का प्रस्ताव लेकर के आए। जो भी करेगा अब वहां होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर सूची रिविजिट होती है और सरकार समायोजन का प्रस्ताव लेकर के आती है, जैसा कि वो बार बार कह रही है, किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, चाहे जिस वर्ग के लोग अंदर बाहर होंगे, तो उसमें जो बीएड के कैंडिडेट हैं जिनको अंदर आना है, जो बीएड के कैंडिडेट हैं जिनको अंदर आना है, चूंकि अगस्त 2023 के बाद माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अब कोई भी बीएड कैंडिडेट नियुक्ति नहीं पा सकता है, तो इसके आलोक में बीएड वालों को नहीं होना चाहिए। अब इसके दो तर्क हैं। एक ये है, चूंकि ये भर्ती पहले से चल रही है, सारे जो अभ्यर्थी हैं, पूर्व के जो भी आदेश हैं, जो भी कोर्ट में जहां पेंडिंग केसेस हैं, उनके वो दायरे में हैं, इसलिए वो कह सकते हैं कि हम सिस्टम में इस तारीख से पहले से ही हैं, हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे हकों पे चर्चा नहीं हो पाई, इसलिए हम इस भर्ती के हिस्सा हैं, इसलिए हमको यहाँ पर मौका दिया जाए और हमको अगस्त 23 के पहले का माना जाए। एक तो ये सिस्टम है। दूसरा ये है कि अगर ये स्थिति बन भी जाती है तो जो बीटीसी के कैंडिडेट हैं वो जरूर इस बात को चैलेंज करेंगे, चाहे इस अभ्यर्थी से जुड़े हुए लोग हों और चाहे जो वेट इंतजार कर रहे हैं इस भर्ती से बाहर, जिन जो हिस्सेदार नहीं हैं इस भर्ती में, वो भी हिस्सेदार का मतलब इस भर्ती के हिस्सेदार 1.43 लाख कैंडिडेट जिन्होंने एटीआरई की परीक्षा पास की है, वो सारे अभी तक इस भर्ती के हिस्सेदार हैं। तो वो भी, और जो लोग इससे बाहर के हैं, जिनको अभी चयन होना है, जिनको परीक्षाएं दे करके आनी है, जो अभी केवल फ्रेशर्स हैं बीटीसी के, वो जरूर इस मामले को चैलेंज करेंगे। अब उनका चैलेंज कितना एक्सेप्ट होगा, कितना नहीं होगा, वो तो भविष्य की बातें हैं। तो ये सारी चर्चा पर चर्चा, मेरे समझ से 4 ऐसे बिंदु हैं जो अभी इस भर्ती को फंसा सकते हैं, फंसाए रख सकते हैं। तो इन पे जो है एक समग्र चर्चा हुई। जरूरी नहीं है कि जो मैं कह रहा हूं वो बातें सही हो, जो मुझे लगा तर्क के आधार पे, तथ्य के आधार पे मैंने एक रखने का प्रयास किया है। तो ये सारी चीजें आज जो है 69,000 भर्ती के संकट को लेकर के हैं कि इस पे क्या संकट हो सकता है। अब उसके कौन से पक्षकार हैं, कौन से नहीं है, किसको लाभ हानि होनी है, वो आपको समझना है। तथ्य हमने रख दिया है, मैं किसी का पक्ष लेकर के तथ्य नहीं रखता हूं। जिनको लाभ हानि होना है वो अपना समझें, और जो लाभ हानि का निर्णय होना है, जो न्याय निर्णय होना है, ना हमारी चर्चा से, ना आपकी चर्चा से, ना आपके कहने से, ना मेरे कहने से, वो उच्चतम न्यायालय या फिर किसी भी संबंधित न्यायालय से ही उसका निपटारा होना है। अब कुछ लोग जो कह रहे थे, हमने कमेंट में देखा था, कमेंट की कुछ ज्यादा मैं चर्चा इस वीडियो में कर रहा हूं, कमेंट में उन्होंने लिखा था जितनी बातें आप सब बता रहे हैं सब लोगों को पता है। तो जिनको नहीं पता है ये वीडियो केवल उन्हीं के लिए है, जिनको पता है वो उनके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, और जिनको पता है साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट की कई नज़ीर है, 2 नज़ीर मैं पेश कर दे रहा हूं आपके सामने। यही वीडियोस को लेकर के, चलचित्र को लेकर के, टीवी पे विज्ञापन आते हैं, कई बातों को लेकर के उच्चतम न्यायालय में ऐसे केसेस गए हैं जिसमें साफ तौर पे ये याचिका थी कि जो भी दिखाया जा रहा है विज्ञापन, जो भी चित्रण किया जा रहा है, ये समाज के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए नुकसानदेह है, किसी के लिए भी संबंधित को इसका बुरा प्रभाव जा रहा है, इसलिए इस विज्ञापन को, इस संबंधित चीज को, इस चैनल को बंद कर दिया जाए। माननीय उच्चतम न्यायालय में स्पष्ट तौर पे ये बात हुई और उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट तौर पे ये आदेश किया कि आपको बिल्कुल चुनने का पूरा हक है, आप चाहें तो देखें, अन्यथा स्किप कर दें, आप टीवी अपनी बंद कर दें, बात खत्म है, आप नहीं देखिए, जो गलत आपको लगता है वो आप ना देखें। तो मेरा भी कहना यही है कि अगर आपको लगता है कि आपको इनके बारे में सारी जानकारी है, ये चर्चाएं बेफजूल की हो रही हैं, कुतर्क की हो रही हैं, तो निश्चित तौर पे आप कमेंट में अपनी बात रखें। और अगर आपको लगता है कि इससे कोई साबका नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो निश्चित तौर पे आप स्किप करें और अपना महत्वपूर्ण काम आप जो रील्स और इंस्टाग्राम देखने का करते हैं, निश्चित तौर पे उसको आप जारी करें, जो आपके लिए फायदेमंद है उसको आप करते रहें। इन पे चर्चा करना, इस पे समय बेकार करना, इस पे अपनी बात रखना, अपनी समझ रखना, अगर आप सही हैं, आपकी बातें भी तो प्रेजेंट होंगी, उसको लोग जानेंगे। तो ये सब बेकार की बातें ना करके आप अपना महत्वपूर्ण काम रील्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे जो भी अन्य चीजें हैं उसको आप निर्बाध गति से बिल्कुल जारी रख सकते हैं।
तो ये सारी चीजें हैं। तो अब मुझे लगता है कि एक क्लियरिटी हो गई है क्या कुछ होना है। जो लोग समझना जानना चाहते हैं निश्चित तौर पे देखें, जो लोग देखते हैं उनके लिए बहुत बधाई है। जो लोग खास करके कमेंट करते हैं उनका निश्चित तौर पे स्वागत मैं करता हूं, उनके विचारों का मैं स्वागत करता हूं। इससे एक मेरी भी समझ विकसित होती है, मुझे भी एक बड़ी मदद मिलती है कि हाँ मुझसे यहाँ त्रुटि हुई, या अच्छा ये भी पक्ष है, ये मामला है। क्योंकि जो आपस में लोग चर्चा करते हैं तो उनको एक क्लियर एक माइंडसेट उनको मिल जाता है कि जो भी होना है, क्या कुछ होना है इसमें, उनको एक क्लियरिटी मिलती है। तो अब मैं यहीं पे अपना वीडियो करता हूं समाप्त। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, लेकिन एक विशेष जानकारी के साथ। क्योंकि आज 17 सितंबर है, EWS का केस लगा हुआ है। अगर उस पर कोई ऐसा विशेष फैसला आता है, कुछ विशेष जानकारी होती है, तो निश्चित तौर पर मैं आपके पास एक अगले वीडियो के माध्यम से EWS के बारे में आपको जानकारी दूंगा। और 23 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला लगा हुआ ओवरलैपिंग और आरक्षण के मामले को लेकर के, उस पर लाइव अपडेट में रहूंगा, ताकि आपको एक समुचित जानकारी कम समय में और बेहतर जानकारी, सही जानकारी आपको मिल सके। क्योंकि जो लोग उसके पक्षकार हैं, जो लोग उसमें लाभ हानि, जिनको घाटा नफा होना है, उनकी धड़कनें निश्चित तौर पर बढ़ी होंगी और उनको एक कयास होगी कि उनके पक्ष में फैसला आए। जो भी पक्षकार है वो सभी लोग चाहेंगे कि हमारे पक्ष में ही फैसला आए। तो ध्यान दीजिएगा कि 23 तारीख को मैं लाइव अपडेट रहूंगा। निश्चित तौर पे आप लोग भी जुड़े और अपनी महत्वपूर्ण अपना समय देकर के चर्चा पर चर्चा में साझेदार जरूर बने। धन्यवाद।